अस्सलाम वालेकुम। आप बैलेंस देख रहे हैं। मैं मोहम्मद अकबर बाजवा, हबीब अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज स्विट्ज़रलैंड में डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके के ऊपर जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद हैं, कल भी उन्होंने एक बहुत तवील स्पीच की और फिर उसके बाद एक साइनिंग सेरेमनी हुई आज चार्टर की, ट्रंप लेड बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, जिसमें 19 ममालिक बशमूल पाकिस्तान ने इस चार्टर को साइन किया है। सो हम इसमें बात ये करेंगे कि ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के हवाले से, जहाँ पे कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं बहुत से ममालिक के आपस में, सऊदीया ईरान की अगर हम बात करें, हम साथ इसराइल की ऑब्जेक्शंस की बात करें, और फिर उसके अलावा हम जब पैलेस्टीनियंस की जब बात करते हैं तो उसमें आगे सूरत हाल क्या बनेगी। एंड देन अगेन विदाउट ईयू और चाइना और रशिया अगर वो हेजिटेंट हैं और नॉन कमिटिंग हैं, तो फिर इस बोर्ड ऑफ पीस जिसके चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप हैं, उसका फ्यूचर क्या होगा। हबीब साहब, पाकिस्तान ने साइन कर लिया और वो जो मनाजिर हमने वहाँ पे देखे हैं, डोनाल्ड ट्रंप वाज सिटिंग विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एंड CDF साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये फरमाएं कि वही अगेन जो हम कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि ये UN का जो चार्टर कह लें, उसका जो एम्बेट है उसको तो अंडरमाइन कर देगा ये। जहाँ तक ये अक़वाम मुत्तहिदा का एक मतवाज़ी इदारा है, तो इस हवाले से एक नुक्ता तो आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वाज़ेह किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये इदारा इन कंजंक्शन विद, मैं उन्हीं के अल्फाज कोट कर रहा हूँ, कि इसका उर्दू तर्जमा आप यूँ कह लें कि अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर कुछ यूँ काम करेगा कि दोनों मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए इकट्ठे चलेंगे। क्या मेरा ख्याल है कि इन कंजंक्शन विद का तर्जमा उर्दू में थोड़ा सा इसी तरह का होगा। बिल्कुल ठीक। तो अब ये अगर उनके साथ मिल के चलते हैं तो क्या इसका मतलब क्या लिया जाए? इन कोऑर्डिनेशन विद, इन फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, और एक ऐसी बॉडी के तौर पे जो उसके साथ पैरेलल चलेगी, या ऐसी बॉडी के तौर पर जो जहां पर फैसला हो जाएगा और यूनाइटेड नेशन का उसके साथ कोई लेना देना नहीं होगा। कंफ्यूजन से भरपूर है मामला। कंफ्यूजन से भरपूर है। उसकी वजह यह है कि जब ये बना तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल थी, उसने जब ये 20 पॉइंट प्लान मंजूर किया था, तो उस वक्त उनके जहन में, यानी जब मंजूर करते हुए, तो जहन में ये होगा कि सारा दुनिया का मीडिया लिख रहा है कि ये बड़ा छोटा सा बोर्ड होगा, 10-12 लोग होंगे, 10-12 मुल्क होंगे, और वो भी वही होंगे जो मिडल ईस्ट के होंगे इर्द गिर्द के, और फिर वही मामलात को वही इन्वेस्ट करेंगे, वही रिकंस्ट्रक्शन में पार्ट प्ले करेंगे, इस तरह का काम होगा। लेकिन जब वो करारदाद बाहर आई है और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ चढ़ी है, तो उसकी तशरीह अब ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया उसमें आ गई है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस को यूज कर लिया। बिल्कुल ऐसे लग रहा है। बल्कि आप जरा तसव्वुर कीजिए कि आज उनके जो दूसरे अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि आई एम टेकिंग वर्ल्ड एज अ रीजन। यानी आप जरा तसव्वुर कर सकते हैं कि वर्ल्ड को एक रीजन के तौर पे कंसिडर किया जाए। तो जब वो अब कह रहे हैं कि वर्ल्ड को एक रीजन के तौर पर मैं ले रहा हूं, और मैं जहां पर भी कोई मामला होगा उसको देखूंगा और इन कंजंक्शन विद यूनाइटेड नेशन करूंगा, तो इसका मतलब है एक पैरेलल यूनाइटेड नेशन बन गई है। अब इसको आप माने या इसको ना माने, इसी वजह से कुछ मुल्कों ने इसे गुरेज किया है। अभी तक वो देखेंगे इसको चलते हुए कि आइंदा आगे जाके डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इस वक्त उनके इत्तेहादी एलाइज हैं उनके साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी तक द क्वालिटी ऑफ कंट्रीज, देखिए मैं पॉलिटिकल क्वालिटी ऑफ द कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। एवरी कंट्री इज अ वेरी क्वालिटेटिव, और वो बाइस इज्जत है मौजूदा सेटअप में। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ कंट्रीज है वो एक क्वेश्चनेबल है। आप उसमें जरा देखिए कि तमाम के तमाम वो ममालिक हैं जो दरअसल या तो मोनार्कीज हैं, जहाँ पे जी मिडल ईस्ट की मिसाल, पाकिस्तान की मिसाल आप यूँ ले लीजिए कि पाकिस्तान की मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इसको अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ज़रूरत है। लोकाशेंको, प्रेसिडेंट लोकाशेंको ऑफ बेलारस, उन्होंने ज्वाइन किया है और उनको कहा जाता है कि इज लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप। अच्छा, ये तो हो गए वो सेट ऑफ पीपल जिन्होंने इनको ज्वाइन किया है अपनी इंटरनल मजबूरियों की वजह से। तमाम ममालिक जो अक़वाम आलम में से मैटर करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के एतबार से, वो अभी तक इस बोर्ड उसमें नहीं, इसमें शामिल या सिग्नेटरी उसके नहीं बने। आप जिसमें EU मेनली और चाइना रशिया भी, हाँ, इवन UK
वो EU वो सारा, जी, हाँ, यूके भी यूके आप जरा बिल्कुल देख लीजिए कि, लेकिन रशिया की तरफ से जो सिग्नलिंग हुई है हम्म वो कुछ इस तरह की है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि रशिया अल्टीमेटली इसको ज्वाइन कर सकता है। हम्म अब लोकाशेंको का आना, प्रेसिडेंट लोकाशेंको का आ जाना बेलारस की तरफ से, इसका मतलब ये है कि रशिया की कहीं ना कहीं एक खामोश हिमायत मौजूद है इस बोर्ड के लिए, क्योंकि लोकाशेंको दरअसल रशिया एक के प्रॉक्सी कंसिडर होते हैं प्रॉक्सी वो। कंसिडर हाँ। होते हैं। दूसरी तरफ आज आज उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कुछ लोगों से मुलाकात की है, पुतिन ने, सदर पुतिन ने, हम्म उन्होंने उन्हें कहा है कि हम $1 अरब दे सकते हैं गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, हम्म उन पैसों में से या उन एसेट्स में से जो फ्रोजन है यूनाइटेड स्टेट्स में। हाँ सही। तो उन्होंने यानी किसी दर्जे में इसको कबूल किया है और शायद एक शर्त लगा दी है कि इस बहाने जो एसेट्स हैं वो अनफ्रीज हो जाएंगे और शायद पाबंदियां भी किसी दर्जे में नरम हो जाए। चाइना ने इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, जो कनाडा है वो कह रहा है कि हम इसकी जो फाइनेंशियल साइड है उस पर गौर कर रहे हैं, देखेंगे कि वो पैसे जो इसकी तरफ आने हैं उनका ऑडिट, उनका हिसाब किताब कैसा होना है। इंडिया बिल्कुल खामोश है। तो जब तक दूसरे बड़े ममालिक नहीं आते अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जिनकी हैसियत है, अगर वो इसको ज्वाइन नहीं करते तो आप फिर इसको यूं कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की एक सब्सिडरी है, इसके सिवा और कुछ नहीं वो है। मुझे तो हबीब साहब इसमें वो ऊंट जो खैमे में घुसने वाली मिसाल है ना, वो याद आती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले घुसे हैं खैमे के अंदर यूएन के, और उसके बाद वो यूएन को ही कंट्रोल बीच में ऊंट की तरह घुस के उन्होंने फ्रॉम विद इन कंट्रोल करने की एक उनकी ये कोशिश है, नंबर 1। और नंबर 2 उसमें ये मामला कि ये जो अदर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इट इज डोनाल्ड ट्रंप हु वुड डिसाइड दैट। पाकिस्तान जब बात करता है खासतौर पे पैलेस्टाइन के इशू की, यहाँ पे भी गाजा के पीस के हवाले से बात हो रही है, तो हम 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे वो 2 स्टेट सोल्यूशन कितना प्रैक्टिकल रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो टाइम बताएगा। और फिर अदर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स वो कहाँ पे घुसा ले पकड़ के, हमें नहीं पता। देखिए, जिसमें बेसिकली ये जितने भी मुल्क इस वक्त शामिल हो रहे हैं, ये कोई ऐसी पॉलिसी के तहत नहीं शामिल हो रहे, वेल थॉट आउट प्लान्स नहीं है किसी के भी। यानी आप Coercion है। हाँ, पाकिस्तान के बारे में, सऊदी अरब के बारे में, कहीं किसी भी मुल्क के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वहां एक लंबी डेलिब्रेशन नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर एक पार्लियामेंट मौजूद है, वहां पे ये डिस्कस नहीं हुआ। और भी जो दूसरे मुल्क हैं वहां पर पार्लियामेंट्स एक्चुअली मौजूद ही नहीं है, तो लिहाजा वहां पर डिस्कशन की गुंजाइश ही नहीं है। तो एक वाहिद मुल्क जहां पे किसी दर्जे में कुछ डिस्कशन हो सकती थी वो पाकिस्तान है, और वहां पे आप देख लीजिए कि वहां पे तो कोई डिस्कशन नहीं हुई। तो लिहाजा ये मामला कुछ ऐसा लग रहा है कि जिसमें आप और इसके हवाले से मतलब आप कहते हैं कि कोई वेल थॉट आउट नहीं है, बेसिकली ये ट्रम्प स्पेसिफिक है। इसके हवाले से जो पाकिस्तान में जो मौक़िफ़ किसी दर्जे में कह लीजिए, बल्कि किसी दर्जे में क्या स्टेट की तरफ से ही है, वो ये है कि ये एक ऐसा पॉलिसी मैटर है फॉरेन अफेयर्स का, फॉरेन रिलेशंस का, जो कि एग्जीक्यूटिव के एम्बिट में आता है। इसको पार्लियामेंट में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगेन वही बात कि जो चीज़ें खुफिया होती हैं वो और नेशनल इंटरेस्ट की होती हैं, उनको सबके सामने रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो दस्तूर की ये तशरीह दुरुस्त नहीं है, या प्रैक्टिस की ये तशरीह दुरुस्त नहीं है कि आप कोई भी जो इंटरनेशनल मुआहिदा है वो सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कल को किसी शख्स के पास ये इख्तियार भी है कि वो पाकिस्तान के बारे में कोई उल्टा सीधा मुआहिदा कर ले। मुआहिदों की बिल्कुल नेचर होती है, हत्ता कि खुद मुआहिदों के अंदर लिखा जाता है। इवन यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे चार्टर्स के अंदर ये लिखा गया है कि इसकी अप्रूवल कैसे होनी, और उसकी अप्रूवल में अक्सर औकात असम्बली शामिल होती है, लेजिस्लेचर शामिल होता है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ जो चार्टर्स इस तरह के होते हैं वो मंजूर किए जाते हैं। इवन मेरा ख्याल है कि जिस भी साहब ने ये तशरीह की है उन्हें शायद अमेरिकन सिस्टम का भी नहीं पता। अगर आप कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर उसको गूगल करके देख ले, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी टू साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट विद एनी अदर कंट्री। ये इसने सेनेट के पास जाना होता है। इवन वहां पर तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये फॉरेन अफेयर्स साइनिंग के हवाले से बड़ा जी, अहम नुक्ता आपका। जी, तो आप नहीं, इसकी रेटिफिकेशन होती है। उसकी वजह है कि इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन एंड कन्वेंशन। बिल्कुल ठीक। तो जब तक इसकी रेटिफिकेशन नहीं होगी, जिस तरह ये तो फिर अफराद के दरमियान मुआहिदा है, अब रेटिफिकेशन कैसे होगी? पाकिस्तान के अंदर इसको रेटिफाई करेगी एक करारदाद, क्योंकि
हाँ, हमने अगर इसको 3 साल के लिए अडॉप्ट किया है, हमने ट्रम्प स्पेसिफिक किया है, तो फिर इसकी हैसियत होगी जैसे हमने किसी कंपनी के साथ मुआहदा कर लिया है। ठीक है, वो जब कंपनी खत्म तो मुआहदा भी खत्म। तो अगर तो ट्रम्प साहब के बाद भी ये सिलसिला कायम रहता है और हमने यही सोच के रखा है, तो फिर उसका चार्टर कहाँ पे है? उसका चार्टर आपको असेंबली में पेश करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि जब वो चार्टर या वो कन्वेंशन या वो अग्रीमेंट जो पाकिस्तान में रेटिफाई हो चुका हो, वो अदालतों में इन्फोर्सेबल है। फिर अदालत मतलब कोई ऐसा कानून, ऐसी कानूनी शिक जो पाकिस्तान में हो जो कहे कि इस चार्टर के ये खिलाफ है, तो उस कानूनी शिक को आपको अंडू करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये जो कॉन्सेप्ट है ये नाइव है, मेरा नहीं ख्याल ये अच्छा सर, कोई इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर का। इस साइनिंग सेरेमनी से थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कल स्पीच की है, जिसमें एक फिक्रा बहुत ही तवज्जो का हामिल है, जिस पर पाकिस्तान में भी बड़ी बात हो रही है, और वो ये थी दैट व्हेन ही टोल्ड, दुनिया को बताया कि कुछ ऐसे नॉन मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं जो हमास को डिसआर्म करना चाहते हैं, एंड दे हैव गिवन मी एश्योरेंसेस। देखिए, अब नाउ फ्रॉम जी, जी। उसमें पाकिस्तान की तरफ इशारा आ रहा है ना कि मतलब लोगों को चले और कुछ नहीं, गुमान तो पैदा हो रहा है क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। पाकिस्तान में तो क्लैरिटी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं दी, लेकिन कल को डोनाल्ड ट्रंप, अब इसको इस एंगल से भी अप्रोच किया जा रहा है मादे को कि आपने साइन कर लिया इस बोर्ड ऑफ पीस का चार्टर। उसके बाद कल को डोनाल्ड ट्रंप ने, चूंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महसूस यूं हुआ है कि ये बड़ी जल्दी में 19 ममालिक इकट्ठे किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने साइनिंग करनी थी, फोरम किसी और वाले से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक अपना कटा खोल लिया। और फिर कल को अगर वो कहे जनाब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में भी आप आए और आप ये करें वो करें, इनकार करना मुश्किल हो जाएगा। अकबर, खैर ये तो फिर पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स हाँ। का आ जाएगा मामला, इसको हम अभी फिलहाल छोड़ते हैं। ठीक। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो उसका जवाब आज खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हमास के पास डिसआर्म होने के सिवा कोई चारा नहीं। करना किसने, ये भी ठीक तो है, सवाल है अब ना। देखिए, जब उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बना दिया है, तो बोर्ड ऑफ पीस के सो कॉल्ड चार्टर पे साइन करते हुए, जिसके बारे में अभी तक दुनिया को कम पता है, उस चार्टर पे साइन करते हुए जब उसको एलेबोरेट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये मुल्क जिन्होंने आज साइन किया है, अल्टीमेटली ये आईएसएफ का भी हिस्सा होंगे, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन यूं ही फोर्स नजर आ रहा है जी। तो वहां तक भी बात जाएगी। और ये वही जो मैं दूसरी बात कर रहा था कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टेज पे ये साइनिंग सेरेमनी करा लेना, वो ऐसे महसूस हुआ है कि वो जल्दी में कराई गई है, तो किसी दर्जे में यूं कह लें कि बताया गया होगा पाकिस्तान को भी एक प्रेशर, और बाकी ममालिक को भी बीच में शामिल कर दिया। लेकिन ट्रंप जो है वो, क्या अंग्रेजी का मुहावरा है, बुल इन चाइना शॉप, इस वक्त तो कैफियत वो है। अब वो मुल्क जहां पर सिस्टम्स काम कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को अगर नो नहीं कह रहे तो उनकी बात पे खामोश हो जाते हैं, और चाइना और रशिया जैसे मुल्क बिल्कुल जवाब भी देते हैं। अच्छा, कुछ मुल्क हैं जहाँ पे सिस्टम्स हैं, लेकिन वो अमेरिका के साथ इतने लिंक्ड हैं कि वो जवाब नहीं दे रहे, बल्कि नी में बरूं रहते हैं, लेकिन असल में कोई चीज़ कबूल नहीं करते। वो जैसे यूरोप है, जैसे यूके है, जैसे कनाडा है। और कुछ मुल्क हैं जहाँ पे सिस्टम्स दरअसल अफराद के गिर्द घूम रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो वहाँ पे इस तरह की ज़रूरत ही नहीं समझी जाती कि कोई चीज़ बताई जाए, ठीक है, तकल्लुफ़ ही नहीं किया जाता। तो लिहाजा अभी तक वही मुल्क हैं। इससे बियॉन्ड जब जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि ये बोर्ड ऑफ पीस वाकई कोई एक मुस्तकिल चीज़ है, या महज डोनाल्ड ट्रंप के पैसे इकट्ठे करने का एक सिस्टम है, उनकी विम के मुताबिक बस बन गई हुई है। लेकिन एक और चीज़ जो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो हमें नजर आई, दैट इज़ जो बड़े अरसे से ब्रू हो रही है, यूरोप एंड अमेरिका, जितने वहाँ पे सेक्रेटरीज अमरीकी बैठे हुए हैं, वो उनका भी हदफ तनकीद और हर तरह से मखतूब उनके यूरोपियन कंट्रीज़। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक्सटेंसिवली कल अपनी स्पीच में, जो 1 घंटा 20 मिनट की स्पीच थी ऑलमोस्ट, उसमें यूरोप की तरफ बार बार इशारे किए हैं। अच्छा, वो आइसलैंड की बात बीच में कर रहे हैं, फिर मैक्रोन को जवाब दिया है कि आइंदा बात करने से पहले सोचेगा। पीपल इन आइसलैंड कॉल्ड मी डैडी, देयर लीडर कॉल्स मी डैडी आइसलैंड। पीपल, हालांकि उन्होंने थोड़ा सा और नेटो के हवाले से कि नेटो मेरे एक्चुअली नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा था कि उनका पूरा बयान ये था कि डोनाल्ड ट्रंप मिडल ईस्ट के लिए किसी दर्जे में डैडी की हैसियत रखते हैं, ये उन्होंने कहा था। अब उन्होंने उसको बदला, वो बार बार आइसलैंड एक्चुअली कहते रहे, लेकिन वो ग्रीनलैंड का उनका मतलब ग्रीनलैंड था। तो उन्हें दुनिया के नक्शे का भी कुछ पूरी तरह अंदाजा नहीं है। We need some ice
जी to fight off terrorism and तो all. देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर आप लास्ट ईयर सितंबर में जो उनकी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से तकरीर थी उससे याद करें, तो उन्होंने दरवाजे खिड़कियों पर भी एतराज़ किया था। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने कहा था उनके Escalator सामने पे भी। प्रॉम्प्टर, जी एस्केलेटर पे भी प्रॉम्प्टर बंद हो गया है, हाँ। तो उस बंदे का क्या बनेगा, तो ये इदारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये सारी चीज़ें तो उन्होंने पहले भी कही हुई हैं, लेकिन अहम बात यह है कि क्या यूनाइटेड नेशन वाकई ख़त्म हो चुका है? दैट इज़ येट टू बी सीन। दैट इज़ येट टू बी सीन। और ये एक चीज़ डोनाल्ड ट्रंप से जो उनके प्रेसिडेंसी के दौरान, हम भी एक्चुअली इस्लामाबाद मौजूद हैं, थोड़ी थोड़ी बारिश भी होना शुरू हो गई है, ठंड बहुत थी तो बीच में चाय मंगवा और ली। एन कैमरे के सामने हमें पेश किया। हाँ लेकिन चले, थैंक यू चले, बेटा, थैंक यू वेरी मच। हाँ। और जाते जाते हबीब साहब ये फिर उसके बाद पकौड़े भी आ गए हैं सर। अच्छा, वो भी थैंक खा यू, लेंगे। ग्रेट, आज तो आपने बड़ा एहतमाम किया। खूबसूरत हो गए सर जी। तो वो जाते जाते उसमें ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बातें होती हैं या एक्शंस होते हैं उनसे ये महसूस होता है कि जिस चीज़ के बारे में उन्हें लीस्ट पता हो ना उसके बारे में वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं और हर So काम true. सिर्फ अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत कर रहे हैं। हाँ, तो जाते जाते सर आपको पकौड़े देख के बिल्कुल, जाना याद आ गया। एब्सोल्युटली। बांग्लादेश इलेक्शन प्रोसेस बाकायदा वहां पे स्टार्ट हो गया। देखिए, बांग्लादेश में इलेक्शन प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया, लेकिन आज इलेक्शन कैंपेन भी शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक। और बहुत बड़ी कैंपेन, यानी कैंपेन का बहुत अच्छा आगाज तारिक रहमान ने किया, जो या तारिक, जिन्हें आप तारिक ज़िया भी कहते हैं, वो खालदा ज़िया के बेटे और जनरल ज़िया रहमान के बेटे, जो अभी वापस पहुंचे, जो अभी वापस पहुंचे 17 साल बाद। तो उन्होंने सिलेट से शुरू किया। सिलेट से इस वजह से कि वहाँ पे एक दरगाह है बाबा जलाल की, तो वहाँ से उन्होंने मतलब एक तबर्रकन वहाँ से शुरू किया है, जैसे कोई दाता साहब लाहौर से करना शुरू। बिल्कुल। तो अब उसमें दूसरा जो उसका अहम फरीक है वो होंगे जमात इस्लामी और जो नेशनल पार्टी, जो सिटीजन पार्टी जो बनाई है नौजवानों ने, उन दोनों ने अपना इत्तेहाद बनाया। तो उन्होंने ढाका से शुरू करना है। तो अब ये दो बुनियादी फरीक हैं जो आमने सामने होंगे। लेकिन इसके साथ अहम बात यह है अकबर के एक रेफरेंडम भी है। जिस दिन ये इलेक्शन होगा उस दिन एक रेफरेंडम भी है जिसमें एक चार्टर दिया गया, एक चार्टर है जिसे जुलाई चार्टर कहते हैं 2025 का। उसमें मुख्तलिफ तरह की आइनी अमेंडमेंट्स हैं जिसमें पूरे सिस्टम को ओवरहॉल किया गया और उसे कहा जा रहा है कि ये न्यू बांग्लादेश है। तो अब एक तो इलेक्शन होगा और वो चार्टर है जो जिसके ऊपर लोग वोट देंगे, उसके ऊपर ऑलरेडी 30 यानी 30 जमातें, तकरीबन सभी जमातें उस पर मुत्तफिक हो चुकी कि उस चार्टर को, जिसमें आप यूं कहिए कि उसमें इंसानी आज़ादियों की है, अदालतों की बहाली है, कुछ इस तरह की चीज़ें, बाई कैमरल उन्होंने करनी है अपनी मुकन्नना यानी लेजिस्लेचर, उसमें एक सॉर्ट ऑफ सेनेट भी बना रहे हैं 100 लोगों का। तो ये चीज़ें उन्होंने अवाम के सामने पेश की हैं। अब वेरी गुड एक्सरसाइज के अवाम को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया, यानी उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का सर बुनियादी तौर पे ये तो ये रेफरेंडम और इलेक्शन ये डिसाइड करेंगे कि बांग्लादेश एक नया बांग्लादेश बनता है या फिर पुराने बांग्लादेश की तरफ दोबारा स्लाइड कर जाता है। हाँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की चूंकि फौज सियासत से काफ़ी ज़रा फासले पे रह रही है, अपने आप को कम से कम डिस्टेंस पे रखने की कोशिश कर रही है, तो नेचुरल लोगों ने पुश किया सर ज़्यादा। हाँ, लोगों ने पुश किया, एग्जैक्टली। तो अब वहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके बारे में कहा जा सकता है कि वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अगेन अहम तरीन बात यह है कि क्या इलेक्शन साफ शफाफ बांग्लादेश में होगा या नहीं। अभी तक की सिचुएशन देख के लग रहा है कि होगा, लेकिन किसी दर्जे में थोड़े से शुकूक व शुबात इस तरह पैदा होते हैं कि टिल्ट नज़र आता है गवर्नमेंट का थोड़ा सा कि वो तारिक रहमान की तरफ है। लेकिन जो नौजवान हैं उनका वो बहरहाल एक फोर्स रहे हैं उस इनकलाब की जो हसीना वाजिद को हटा के लाया गया। बिल्कुल ठीक। कल मिलते हैं जी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।